इन्वेस्टमेंट्स करने की कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं होती। आप अगर 18 ईयर्स के हैं तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अगर 60 ईयर्स के हैं या 70 ईयर्स के हैं तब भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी भी चाहिए। मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स ना करने की कोई खास वजह समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ, एक सवाल यहाँ पर ज़रूर आ जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स एक 18 या 20 साल के इंडिविजुअल ने की हैं, जो पोर्टफोलियो एक 18 या 20 साल के इंडिविजुअल का है, क्या सेम पोर्टफोलियो, क्या सेम इन्वेस्टमेंट्स एक 60-70 ईयर्स के पर्सन का भी हो सकता है? क्या बस 4-5 अच्छे म्यूचुअल फंड का नाम जान लेना और उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना काफ़ी होता है? मुझे नहीं लगता कि एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ऐसा करना चाहिए। और जैसा कि बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में लिखा हुआ है कि एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थॉरो एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजुकेट रिटर्न्स। यानी कि अगर आप एक अच्छा एनालिसिस करने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी भी सेफ्टी रहती है और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपकी एज के हिसाब से लगातार अपडेटेड होते रहना चाहिए, और यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप अपनी एज के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर कर सकते हैं बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन और बेस्ट रिटर्न्स के लिए, और साथ ही साथ सिर्फ उतना रिस्क लेकर जितना कि रिस्क आपकी इस एज में होना चाहिए। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ 2-3 बातें हैं जो आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ना तो मैं आपको पर्सनली जानता हूं, ना ही मैं आपकी एज जानता हूं, और ना ही मुझे आपके गोल्स के बारे में कुछ पता है। तो आगे चल के जो भी मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं ये टोटली मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। जितना भी मैं म्यूचुअल फंड को समझ पाया हूँ, जितना भी मैं इन्वेस्टमेंट्स को पिछले कुछ सालों में समझ पाया हूँ, और खासतौर पर इस वीडियो को बनाने से पहले जो भी मैं R&D कर पाया हूँ, मैं टोटली उसी बेसिस पे ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात यह कि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं किसी भी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, जैसे कि FD, PPF, NPS, सुकन्या समृद्धि योजना, क्योंकि इन सब चीजों में मैंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। तो हो सकता है कि आगे कभी चल के मैं इन सब टॉपिक्स पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। और तीसरी और आखिरी बात यह कि इस वीडियो में मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि आपको एक्जैक्टली ऐसा ही करना चाहिए। ये वीडियो टोटली आपकी नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है, और आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले एज ग्रुप पे, जो कि है 18 से 22 ईयर्स, यानी कि एक स्टूडेंट का एज ग्रुप। ये वो एज ग्रुप है जब आप एक स्टूडेंट हैं और अपने मंथली एक्सपेंसेस निकालने के लिए टोटली अपनी पॉकेट मनी पर रिलाय करते हैं। वैसे तो 90% स्टूडेंट जो भी पॉकेट मनी उन्हें मिलती है उसमें से कुछ बचा ही नहीं पाते हैं, और इनफैक्ट बुक्स के बहाने कुछ एक्स्ट्रा पैसे घर से और मंगवा लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मंथली जो पैसे आते हैं उसमें से 500-1000 रुपए बचा के या तो गुल्लक में डाल लेते हैं या साइड में कहीं डाल लेते हैं कि आगे चल के कभी जरूरत पड़ी तो खर्च कर लेंगे। तो अगर आप अपनी पॉकेट मनी से कुछ भी नहीं बचा पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा अमाउंट आपको बचा के साइड में रखना चाहिए। एक आध बार ऐसा हो सकता है कि हाँ आपके पास कुछ भी ना बचे, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी सी सेविंग्स आपको इस एज में भी करनी चाहिए। तो पैसों को गुल्लक में रखने वाला जमाना अब चला गया है, क्योंकि गुल्लक में रखे हुए पैसे कभी भी ग्रो नहीं करते। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास 10,000 रुपए हो, 20,000 रुपए हो। अगर आप मंथली 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए भी बचा पा रहे हैं तो आप उनकी भी SIP करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद आज के टाइम पे इतनी पॉकेट मनी तो मिलती ही होगी कि आप मंथली 500-1000 रुपए बचा कर रख लें। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर आपके पास 1000 रुपीज हैं जो कि आपने मंथली एक्सपेंसेस में से बचा लिए हैं, तो आप इनको किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इन 1000 रुपए को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 500-500 रुपए में इसको डिवाइड करना है, और 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करना है। तो पहला जो 50% का पार्ट है, यानी कि जो 500 रुपए हैं, उनको आपको इन्वेस्ट करना है एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, और जो दूसरा 50% का पार्ट है, जो दूसरे 500 रुपए हैं, उनको आपको इन्वेस्ट करना है एक फ्लेक्सी कैप फंड में, या इवन आप एक लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अभी बहुत समय है, आप बहुत लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जब भी आप एक इंडेक्स फंड में अपनी SIP करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपने इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स की हैं। ये टॉप 50 कंपनीज हर एक सेक्टर से होती हैं, हर एक कैटेगरी से होती हैं, तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही डाइवर्स हो जाता है। दूसरी चीज ये कि इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और इसका कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता। भगवान न करे आपको 1 महीने बाद या 6 महीने बाद अगर अपने पैसों को रिडीम करवाना पड़े तो इस रिडीमशन अमाउंट में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना। और दूसरा फंड जैसे कि मैंने बताया कि या तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड चूज कर सकते हैं या फिर आप एक लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। दोनों ही म्यूचुअल फंड में जो रेंज ऑफ कंपनीज हैं ये बढ़ जाती हैं, तो काफी सारी कंपनीज में आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। बाकी ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जो भी SIP आप कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, उसको अपना काम करने दीजिए। और ये कौन सा इंडेक्स फंड है, कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है, इन सब की डिटेल्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में डाली हुई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अगला एज ग्रुप आ जाता है 22 से 28 साल का एज ग्रुप, और ये जो एज ग्रुप है ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है, क्योंकि यहीं से आपका जो प्रोफेशनल एज वेल एज जो इन्वेस्टमेंट का बेस है वो बनने वाला है। काश ऐसी कोई वीडियो जब मैं इस एज ग्रुप में था तो मुझे कोई दिखा देता,
तो जितना भी पैसा आज मेरे पास है, मेरे ख्याल से आज मेरे पास इसका डबल पैसा होता, एटलीस्ट मैं गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुका होता। खैर आगे चलते हैं। अगर आप इस एज ग्रुप में हैं तो हो सकता है कि आपकी अभी भी एक न्यू जॉब लगी हो, या हो सकता है कि आपको जॉब करते करते कुछ समय हो गया हो। सैलरी हो सकता है कि थोड़ी सी कम हो, लेकिन एनर्जी आपके अंदर काफी ज्यादा होगी। आप जॉब स्विच कर सकते हैं, अपनी सैलरी को काफी ज्यादा ग्रो भी कर सकते हैं। अगर अनमैरिड हैं तो आप अपने ऊपर पूरा ध्यान दे सकते हैं, मतलब इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं होगी। लेकिन अगर शादी हो गई है तो कोई बात नहीं, मेरी सांत्वना आपके साथ है। तो इस एज में आप एक अच्छा रिस्क ले सकते हैं। आपके पास अच्छा खासा समय है अभी पैसा कमाने के लिए। ऑलमोस्ट 25-30 साल अभी आपके पास रखे हुए हैं इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब तक आप 40 या 45 ईयर्स की एज पे आएंगे तब तक आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा जो कि अक्यूमुलेट हो चुका होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। अगर आपकी सैलरी इतनी है कि आपको टैक्स सेविंग की नीड है तो आप एलएसएस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1.5 लाख तक का जो अमाउंट है उसको आप एटीसी में दिखा के टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। और जो टॉप 4 एलएसएस म्यूचुअल फंड है इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। उसके साथ साथ अगर आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास फिर भी 10,000 रुपए हैं जो कि आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप उन 10,000 रुपए को म्यूचुअल फंड में कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें आप 25% तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 10,000 रुपए आप 2500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड जो म्यूचुअल फंड होगा वो होगा लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, जिसको हम इमर्जिंग इक्विटी या फिर इमर्जिंग ब्लू चिप फंड्स भी बोलते हैं। तो इसमें आप अपना 35% तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक स्मॉल कैप फंड जिसमें आप 30% तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फाइनली आ जाता है कोई भी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड जिसमें आप अपना 10% का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये फंड कौन कौन से हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अच्छे हैं, इनको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में डाला हुआ है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अगला एज ग्रुप आ जाता है 29 से 35 ईयर्स का एज ग्रुप। ये वो एज ग्रुप है जब आप मोर एक्सपीरियंस हैं और आपको सैलरी भी डिसेंट मिल रही होगी। अगर आप मैरिड हैं तो कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ चुकी होंगी या फिर जल्दी ही आने वाली होंगी। अगर आपकी एज 30+ है तो आपके बच्चे भी होंगे तो उनकी जिम्मेदारी भी होगी। तो आप कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन इस एज में आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका उतना ही बेनिफिट्स आपको आगे चल के मिलने वाला है। तो इस एज में इंसान की जो इन्वेस्टमेंट पे रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है ये थोड़ी सी कम हो जाती है। ऑब्वियसली आप रिटर्न्स अच्छे चाहते हैं, आप अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन मॉडरेट रिस्क लेके। तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना 25% तक का अमाउंट। फ्लेक्सी कैप के साथ साथ एक लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड जिनको हम इमर्जिंग इक्विटी या इमर्जिंग ब्लू चिप फंड भी कहते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 30% का अमाउंट। इसके साथ साथ एक स्मॉल कैप फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 20% का अमाउंट, और स्मॉल कैप के साथ साथ एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना 15% का अमाउंट। ये तो हो गई इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात। साथ में हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर एक गोल्ड ETF जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना 5 to 10% का अमाउंट। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर डिजिटल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड ETF की बात कर रहा हूँ। तो जिस भी गोल्ड म्यूचुअल फंड का AUM आपको हाई दिखता है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी काफी अच्छी मिल जाती है। तो जब बाइंग एंड सेलिंग की बात आएगी तो बाइंग एंड सेलिंग आपकी बहुत इजीली हो जाएगी। अगला एज ग्रुप आ जाता है 36 से 45 वाला एज ग्रुप, यानी कि मोर एक्सपीरियंस एज ग्रुप। ये वो एज ग्रुप है जब आपके पास और भी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आप अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर पा रहे होंगे, जिम्मेदारियां थोड़ी सी और बढ़ गई होंगी, बच्चे भी अब बड़े हो रहे होंगे, और साथ ही साथ माता पिता की जो एज है वो 60-70 के आसपास हो गई होगी, तो उनकी भी जिम्मेदारियां होंगी। आई एम श्योर आपने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस तो ले ही रखा होगा। तो ऐसे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना 50 to 60% तक का अमाउंट इक्विटी के अंदर, और जो बाकी अमाउंट है उसको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक फिक्स्ड इनकम के अंदर। तो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से दिख सकता है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड में जिसमें आप 20% अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए हैं तो उन 20,000 रुपए का 20% यानी कि 4,000 रुपए आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आ जाता है एक लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड जिसमें आप 25% अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक नए म्यूचुअल फंड की एडिशन कर रहा हूँ जो कि है एक हाइब्रिड फंड विद डायनेमिक एसेट एलोकेशन, यानी कि आपका जो पैसा है वो इक्विटी एंड डेट दोनों में ही आपको एक्सपोजर मिल जाता है। यहाँ से आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते रहते हैं, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना 25% अमाउंट। उसके अलावा एक स्मॉल कैप फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 15%, और एक गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड ETF जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना 5 से 10% का अमाउंट। गोल्ड वैसे तो काफी ज्यादा सेफ है और स्टेबल रिटर्न्स देता है, लेकिन गोल्ड के साथ एक परेशानी ये है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF हो सकता है कि 5 साल 6 साल 8 साल तक बिल्कुल भी ग्रो ना करें, वो हॉरिजॉन्टली चलते रहें। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा ईयर्स का स्पैन चाहिए होता है, काफी ज्यादा पेशेंस चाहिए होते हैं, बहुत लंबा समय इसको चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ एडिशनल अमाउंट है जो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में भी अपनी SIP करवा सकते हैं। इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में काफी ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स देते हैं, तो आपको वहां से रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाते हैं। अगला एज ग्रुप आ जाता है 46 से 60 वाला एज ग्रुप, यानी कि नियर रिटायरमेंट वाला एज ग्रुप। नियर रिटायरमेंट मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग अपना अर्ली रिटायरमेंट भी प्लान कर लेते हैं, यानी कि 60 ईयर्स से पहले भी रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं, और आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में ये जो अर्ली रिटायरमेंट है ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज हो जाएगी। रिटायरमेंट लेने का मतलब खाली बैठना नहीं होता। रिटायरमेंट लेने का मतलब है कि आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ अलग प्लान्स बनाए हुए हैं, यानी कि नॉर्मल जॉब से हट के आप बिजनेस या कोई और तरह का प्लान बना रहे हैं जहां से अगेन आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट हो सकती है। तो इस एज में सेविंग्स आपके पास
अच्छी होंगी और जो बच्चों की हायर एजुकेशन है या फिर उनकी शादी है, उनकी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर जल्दी ही आने वाली होंगी। तो ऐसे में जो भी आपके पास अमाउंट है जो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास मंथली 50,000 रुपए हैं जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उन 50,000 रुपए में से जो 40 या 50% का अमाउंट है यानी कि 25,000 रुपए तक का जो अमाउंट है उसको आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और जो बाकी रिमेनिंग 25,000 रुपए हैं उनको आपको फिक्स्ड इनकम यानी कि एनपीएस, पीपीएफ, इन सब में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर एडिशनल आपको 50,000 रुपए पे टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं और एनपीएस से जो पैसा विड्रॉ करने का समय है क्योंकि वो कम हो जाता है, हो सकता है 15 साल हो सकता है आपके लिए 10 साल हो, तो आप 5-10 साल बाद, 15 साल बाद वहां से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपके लिए जो सबसे पहले आ जाता है वो आ जाता है एक लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, जिसमें आप 25% तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो आपने इक्विटी वाला अमाउंट साइड में रखा हुआ है 25,000 रुपए, उन 25,000 रुपए में से आप 25% अमाउंट अपना लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आ जाता है एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, जिसमें आप 20% तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक हाइब्रिड फंड विद डायनेमिक एसेट एलोकेशन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहां से आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते रहेंगे, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना 50% तक का अमाउंट। इसके साथ साथ एक गोल्ड म्यूचुअल फंड में या फिर गोल्ड ETF में भी आप अपना 5 से 10% तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला और आखिरी एज ग्रुप हमारे पास आ जाता है 60 से 100 वाला एज ग्रुप। ये वो एज ग्रुप है जहां पर आपको अपना पैसा प्रिजर्व करके रखना चाहिए। प्रिजर्व करके रखने का मतलब है कि आपको कम से कम इतने रिटर्न्स तो मिलते रहने चाहिए कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएं। अगर इससे ऊपर रिटर्न्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस एज में आपको अपने रिस्क को बिल्कुल कम से कम रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो आपकी पेंशन से निकल रहे हों, आप टोटली पेंशन पे ही रिलाय करते हो। बिजनेस है तो अलग बात है। तो आपको अपना रिस्क कम से कम रख के यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए अपना 30 से 40% तक का अमाउंट, और जो बाकी अमाउंट है उस अमाउंट को प्रिजर्व रखने के लिए आप एफडी का भी सहारा ले सकते हैं। और इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड है जो कि आप रख सकते हैं वो है एक लार्ज कैप फंड, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना 30% का अमाउंट। लार्ज कैप फंड के बाद आ जाता है एक हाइब्रिड फंड विद डायनेमिक एसेट एलोकेशन, जिसमें आप रख सकते हैं अपना 70% तक का अमाउंट। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि आपने म्यूचुअल फंड में की होंगी, तो उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे आप SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान चालू करवा सकते हैं। तो वहां से भी आपको कुछ फिक्स अमाउंट लगातार हर महीने मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गई उन इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो की बात जो कि आपको अपनी उम्र के हिसाब से करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी भी आ जाती है जिसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर एज में होने की जरूरत नहीं है, और वो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट इन बुक्स। मैं यहाँ पर बात करूंगा कोको FM की। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम इधर उधर की चीजों में इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हमारी आंखों के आगे से निकल जाती है। बुक्स पढ़ना और बुक से कुछ सीख पाना ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि मैं लगातार पिछले कई सालों से करता आया हूँ। और इवन अगर आज इस चैनल पे मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ या फिर अगर ये चैनल एग्जिस्ट भी करता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बुक्स पढ़ने और सुनने की आदत से ही पॉसिबल हो पाया है। मैंने पिछले कुछ समय में बहुत सी ऐसी अच्छी बुक्स पढ़ी हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एटॉमिक हैबिट्स। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिन्होंने मेरा पैसा कमाने और खर्च करने का नजरिया पूरी तरीके से बदल दिया है, और इन्हीं बुक्स की वजह से आज मैं कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर पाया हूँ। सबसे अच्छी बात यह कि इन सभी बुक्स और इन्हीं बुक्स के जैसी और भी बहुत सी बुक्स की बुक समरीज आपको कोको FM पे मिल जाएगी, और उससे बेहतरीन बात यह कि इन सभी बुक्स को आप अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस में सुन सकते हैं, फिर चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, मतलब और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जिसमें आप इन सभी बुक्स की बुक समरीज को सुन सकते हैं। कोको FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000 आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी विद ओवर 4.5 स्टार रेटिंग ऑन प्ले स्टोर एंड अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट। नॉन फिक्शन जो कैटेगरी है यही वो कैटेगरी है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है, और मुझे ये बता के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कोको FM एक मेड इन इंडिया ऐप है। वैसे तो कोको FM का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन आता है ये आता है 399 रुपीज का, लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं RANJAN50 RANJAN50, तो जो फर्स्ट 250 यूजर्स हैं इनको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट, यानी कि जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है 399 रुपीज का, ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में। आई एम वेरी श्योर कि इसके डबल ट्रिपल अमाउंट का तो आप वीकेंड पे पिज्जा ही खा लेते होंगे। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स पे। तो जो भी एज ग्रुप मैंने इस वीडियो में बताई है ये सिर्फ एक रेफरेंस है कि इस एज ग्रुप में ऐसा होना चाहिए, ये कोई लकीर नहीं है जिसको आपको फॉलो करना है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और डिपेंड भी करना चाहिए क्योंकि हर दो इंसान एक जैसे नहीं होते। अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।